फिर स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हमारे मेहमान स्टूडियो में हैं। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन में हिस्सा लिया और वहां रक्षा मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी सख्त लहजे में चेतावनी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सर क्रीक इलाके में कोई हिमाकत होती है तो पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब बदल कर रख दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि क्रीक का रास्ता कराची से जाता है। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अक्सर आजकल आप देखते होंगे बहुत फायरी स्टेटमेंट्स देते हैं। आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान ने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और भारत ने पाकिस्तान के सैन्य क्षमता को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत ने बता दिया कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। वैसे जब भी दशहरे के मौके पर ऐसे शस्त्र पूजा की तस्वीरें आती हैं तो ये पाकिस्तान को बहुत बुरी लगती है। वहाँ बहुत लोग इसकी बात करते हैं कि देखिए ये तो हथियारों की पूजा कर रहे हैं, जाने क्या करना चाहते हैं, इनके मन में पाकिस्तान के लिए जाने क्या है। लेकिन राजनाथ जी ने एक बात और कही है शस्त्र पूजा करते हुए। उन्होंने कहा त्रिपाठी जी कि ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। अब ये पाकिस्तान जानता है कि हथियार केवल दिखाने के लिए नहीं है भारत के पास। नहीं, मुझे लगता है कि जब भारत के संदर्भ में बात करेंगे और एक हिंदू पहचान के तौर पर जिस देश को हम देखते हैं और उससे अलग होकर इस्लामिक मुल्क बनाए, तो उसको तो पता है ना कि हिंदू शस्त्र पूजा करता ही करता है। ये हिंदू ही करता है और कोई थोड़ी नहीं करता है। और शस्त्र पूजा के पीछे भावना क्या है? शस्त्र पूजा के पीछे भावना शांति की है। लेकिन शांति कैसे आएगी? कई बार कुछ राक्षस वृत्ति के लोग, कई बार कुछ दुर्जन वृत्ति के लोग वो नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि ना ना हम तो कुछ भी कर लेंगे, तब उनके ऊपर शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ तो हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है भाई। हमारे यहाँ हर देवी देवता उसका उपयोग करता है, जो राक्षस होते हैं, जो ऐसे पापी होते हैं, उनका संहार करने के लिए। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो उसी तरह की हैं। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तो हमने दिखा दिया कि हमारे शस्त्र बढ़िया चलते हैं, हमारे शस्त्र अभेद्य हैं और आपकी पकड़ में भी नहीं आते। आप चाहे चीन का ले लो, अमेरिका का ले लो, तुर्की का ले लो, लेकिन किसी काम के होते नहीं। तो मुझे लगता है जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं उनकी बात में वजन है और उनकी बात अब प्रमाणित हुई है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए।
अब आप विजयदशमी के मौके पर संघ की बात करते हैं। संघ मुख्यालय नागपुर के रेशम बाग मैदान में शताब्दी विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है और इस बार संघ की विजयदशमी इस महीने में भी खास है कि उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। विजयदशमी कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कई देशों के प्रतिनिधि भी संघ मुख्यालय पहुंचे हुए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे पहले आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को नमन किया। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने भी हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद दोनों ने वहां भी शस्त्र पूजा की। फिर संघ के झंडे को सलामी दी गई और इसके बाद स्वयंसेवकों ने पथ संचालन किया। इस बार विजयदशमी कार्यक्रम के लिए रेशम बाग में 21,000 स्वयंसेवक थे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे पहले पहलगाम हमले का जिक्र किया, ट्रंप की टैरिफ नीति की भी बात की, नेपाल में जो हिंसा हुई उस पर भी अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने अपने भाषण की शुरुआत में ही पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई। इसके बाद सरकार ने पूरी तैयारी के साथ पुरजोर जवाब दिया। मोहन भागवत ने कहा कि नेतृत्व की दृढ़ता और सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा, लेकिन इस दौरान यह भी साफ हो गया कि कौन हमारा दोस्त है और कौन नहीं। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना यह किसी के लाभ की बात नहीं है। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। मोहन भागवत जो बात कहते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी राय सरकार की राय बिल्कुल समान हो, लेकिन इस मुद्दे पर जब वो अभी नेपाल का जिक्र कर रहे थे या हमारे आस पड़ोस में जो और आंदोलन हुए, तथाकथित आंदोलन, उस पर जो उन्होंने राय रखी, मुझे तो समीर जी ऐसा लगा कि वो बात कह गए जो सरकार शायद कहना चाहती हो लेकिन कह ना पाए। उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ये अराजकता है जो नेपाल में हुआ। निश्चित रूप से, और उन्होंने संकेत भी दिया कि भाई देश के अंदर इस तरीके से स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और लेकिन आज संघ प्रमुख का जो 40-42 मिनट का संबोधन रहा है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, मोहन जी का अगर आप भाषण ध्यान से सुनेंगे बौद्धिक, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदू समाज अगर कमजोर होगा तो ये भारत देश कमजोर होगा। और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, राज्य आता जाता रहता है लेकिन राष्ट्र हमेशा बना रहता है। और उनके कहने का भावार्थ ये भी था कि भाई हिंदू इस देश के बहुसंख्यक है, हिंदू अगर मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। और संघ का जो काम है वो समाज को संगठित करने का काम है। समाज अगर संगठित रहेगा तो देश सुरक्षित और संगठित रहेगा। और उन्होंने बहुत स्पष्ट बात बोली कि भाई सरकार पे भी बहुत निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भाई हम संघ की शाखा क्यों चलाते हैं, हम व्यक्ति निर्माण करते हैं, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण करते हैं, और समाज निर्माण से व्यवस्था में जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन होता है। मतलब सरकार के भरोसे आप मत रहिए। और उन्होंने जो कहा उसका भावार्थ ये भी था कि भाई सबको मिलकर इसके जो राष्ट्र निर्माण है, उसको राष्ट्र की सुरक्षा है, उसके लिए सबको समाज को आना पड़ेगा। और मजबूत संघ मजबूत भारत की गारंटी है। और इसलिए संघ की शाखा को उन्होंने आज जिक्र करा है। तो मुझे लगता है कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपना संदेश जो 100 साल का है वह देश के सामने आज रखा है। लेकिन उन्होंने कुछ जो और बातें कही, जैसे अभी आपने हिंदू राष्ट्र वाली बात कही, उन्होंने कहा हमें राष्ट्र और राज्य की अवधारणा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमेशा से प्राचीन हिंदू राष्ट्र ही हम रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, क्या आपको उनके स्टैंड में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? जब उन्होंने ये बोला कि जो लोग खुद को हिंदू कहलाने में असहज महसूस करते हैं वो खुशी से खुद को भारतीय कह सकते हैं।
भाई अभी तक तो संघ ये कहता है और मानता है, मुझे लगता है आज भी मानता ही है कि सभी हिंदू है, जो यहाँ रहता है हर व्यक्ति हिंदू है सांस्कृतिक तौर पर। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा भेद किया, उसमें नहीं कहना चाहते तो भारतीय कह लो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव उन्होंने किया है। यदि अभी आपने व्याख्यान माला उनकी सुनी हो दिल्ली में, तब भी उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि भाई हम हिंदू मानते हैं, और कुछ लोगों को हिंदू कहने में आपत्ति है तो वो हिंदवी कह दें, कुछ लोगों को हिंदवी कहने में भी आपत्ति है तो भारतीय कह दें, भारत है। तो वो नहीं है। वो देखिए, बार बार क्यों कन्फ्यूजन होता है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात हम जब करते हैं, उन्होंने प्राचीन हिंदू राष्ट्र की बात की, राज्य और राष्ट्र की बात की, नेशन स्टेट की बात की, तब वो फिर से वो हिंदू धर्म से नहीं जोड़ते हिंदू राष्ट्र। आमतौर पर हम उसको धर्म से ही हम लोग जब सुनते हैं धर्म से जोड़ते हैं, धर्म की बात बात कर रहे हैं। और मोहन भागवत बार बार इस बात पर जोड़ देते हैं कि पूजा पद्धति, पंथ, ये सब अलग अलग हो, तब भी जो हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी है वो हिंदू है, इस बात की बात पर वो जोड़ दे रहे हैं। जब हम उनको हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं मोहन भागवत की बात को, तो कन्फ्यूजन होता है। फिर बहुत सारे लोग विरोध करने लग जाते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो वो राज्य को अलग कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भाई संविधान को के खिलाफ नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है, और हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा के तौर पर उसको देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं कि मोहन जी केवल इसी बात पर जोर दे रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात वो कर रहे हैं। एक बात जो सरकार के लिए उन्होंने कही वो महत्वपूर्ण है कि दोस्तों की परख करना सीखें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पिछले समय में हमें पता पड़ा कि कौन दोस्त हैं हमारे और कौन दोस्त नहीं है। और दूसरी बात कही कि आइसोलेशन से नहीं रह सकते, लेकिन निर्भर मत रहिए। मैं वो बयान सुनवा देता हूं। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। ये वो जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे वो बयान है। ये उन्होंने कहा सरकार पे भी मत निर्भर रहो, दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, आइसोलेशन में कोई देश नहीं चल सकता, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होना, कोई संबंध मजबूरी नहीं बन जाना चाहिए आपके लिए। जो प्रधानमंत्री आजकल कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र सूत्र है आपके विकसित होने का, उसी बात को संघ प्रमुख ने भी कहा था। और वो कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हमें ये तो पता चला कि कौन हमारा दोस्त है कौन नहीं है, माय डियर फ्रेंड। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि संघ प्रमुख जब कोई बात करते हैं तो उनको ये पता है कि उनके एक एक बयान को मीडिया में, समाज में, स्वयंसेवक कैसे लेगा वो अलग बात है, लेकिन मीडिया में, समाज में उसकी समीक्षा होगी। अब ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है कि दोस्त दुश्मन देखने की बात होती है तो हम अमेरिका के मामले में थोड़ा सा चूके हैं, इसमें कोई बहस तो है नहीं। ट्रंप ने जिस तरह का व्यवहार किया है उसकी हमें अपेक्षा नहीं थी, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने रास्ते पर चलते हुए उसको रोकने में भी कामयाब रहे। यानी ठीक है कि कुछ समय के लिए हमारा जो चयन था, हमारी जो एक तरह से कहेंगे हम जो दोस्ती चाहते थे वो नहीं हो पाई, और आत्मनिर्भर की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। अभी देखिए, मतलब संयोग भर नहीं है, पहले भी कई प्रयोग हैं जो फेल हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मैं देख रहा हूं कि जो श्रीधर वेम्बू वाली कंपनी जोहो है वो कमाल का है। मतलब वो ऐसा रेवोल्यूशन तो मैंने देखा नहीं। 100 टाइम्स लोगों की यूजर बढ़ गए हैं उस पर, और उनका जो व्हाट्सएप का विकल्प है अरताई, और जो नाइब्रस है जो एक्स का विकल्प हो सकता है, यानी लोगों को ऐसा लग रहा है। और भारत सरकार, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम है कि अश्विनी वैष्णव जोहो पर पूरा प्रेजेंटेशन चलाते हैं, जो पीआईबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि अभी पीएम नहीं आए हैं, और बड़ा रोचक है, किसी ने कहा पीएम को भी आना चाहिए, तो श्रीधर वेम्बू ने लिखा कि नहीं अभी थोड़ा रुक जाइए, बाद में आए तो अच्छा रहेगा, अभी हमें और तैयारी कर लेने दीजिए। तो मुझे लगता है कि देश को स्वयं के लिए तैयार होना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं।
ठीक और है। एक रेवोल्यूशन हुआ तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, इसको देखने के लिए मेटा और गूगल इनकी कहानी सबको पढ़नी चाहिए। सर, आपने ये भाषण सुना होगा या पढ़ा होगा, सुना मैंने। महत्वपूर्ण बातें क्या लगी आपको? नहीं, कुछ बातें तो हमारे मित्रों ने कही हैं। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात ये लगी कि संघ प्रमुख ने, जो हमेशा वो कहते रहे मोहन जी, कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी राष्ट्र और समाज की एकता जो है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो विभाजित होती है, अगर वो टूटती है, तो राष्ट्र और समाज कमजोर होता है। और उन्होंने ये कहा कि हम सब जो है एक हैं। एक आगे 1000 साल गुलामी रही विदेशी, उसकी विदेशी चले गए, लेकिन तमाम लोग रह गए यहाँ, और उसके बावजूद जो रह गए, सबके अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पूजा पद्धति, धर्म से मतलब पूजा पद्धतियाँ, इबादत के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्र के रूप में हम एक हैं। तो वो उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि एकता पर, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि संघ प्रमुख तो कहते हैं इस बात को लेकर के, लेकिन उनके जो तमाम अनुयायी और नीचे जो फुट सोल्जर्स हैं ना, वो इसको नहीं मानते, जो कई बार उनके एक्शन से और उनके भाषणों से लग जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद आज 100 साल पूरे होने का शताब्दी भाषण था, अगर उनके अनुयायी और उनके फॉलोवर्स इस बात को मान लेंगे तो संघ प्रमुख की बात का भी महत्व होगा और देश का भी भला होगा। मतलब हृदय से मान लेंगे, अगर खाली रणनीति के तौर पर नहीं कि भाई संघ प्रमुख ने कह दिया तो मान लो। तो वो दूसरी बात उनकी जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता वाली बात है, ये तो खैर गांधी जी के ज़माने से हम मान रहे हैं। जब देश में पब्लिक सेक्टर्स की पूरी रिवोल्यूशन हुई, पूरा सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो आत्मनिर्भरता का ही लक्ष्य था। तो वो भी बहुत उनकी अब ये महत्वपूर्ण तो बात तय है है। कि उसको एक अभियान के तौर पर संघ भी, सरकार भी नहीं, उसको संघ तो बढ़ावा स्वदेशी अभियान पहले से ही चला रहा है। संघ तो जब ग्लोबल ये आपका WTO और गेट टंकर प्रस्ताव नरसिम्हा राव के माने थे, लेकिन ये अलग बात है, सरकारें आई तो स्वदेशी भूल गई। संघ तो चलाता रहा, स्वदेशी जागरण मंच भी चलता लेकिन रहा। आपने अगर गौर किया हो कि पिछले 2 दिन से लगातार जो कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री का संघ के कार्यक्रम में जाना, लाल किले से संघ के बारे में बोलना, संघ पर डाक टिकट सिक्का जारी होना, सिर्फ करेंसी के ऊपर जो है भारत माता की फोटो चित्र बना हुआ, उससे भी कई लोगों को दिक्कत हो रही है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो दुर्भाग्य है देश का। कांग्रेस कह रही है कि आज आरएसएस का एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री है, आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए लोग जो है वो आज देश को चला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को इस बात पे भी गर्व करना चाहिए कि कांग्रेस से निकले हुए केशव बलिराम हेगड़ेवार ने संघ की स्थापना की थी। तो हेगड़ेवार जी तो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने बाद में जब देखा कि कांग्रेस के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, देशभक्ति नहीं है, तमाम तरह के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस शुरुआत से कर रही है, तो उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 1925 में की। तो 1925 से बना संघ जब आज 100 साल का हो रहा है, तो कांग्रेस को इस बात का मतलब मुझे लगता है कि पश्चाताप भी होगा और लग रहा होगा कि भाई एक संगठन जिस पर हमने 3 प्रतिबंध लगाए, गांधी की हत्या में झूठा फंसाकर संघ पर प्रतिबंध लगाया, आपातकाल में संघ पर प्रतिबंध लगाया, बाबरी मस्जिद के समय संघ पर प्रतिबंध लगाया, और तीनों प्रतिबंधों से संघ बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकला और कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें वापिस बहाल किया, प्रतिबंध हटाया। तो कांग्रेस की तमाम सरकारों के प्रयासों के बाद भी, तमाम अवरोधों के बाद भी संघ के स्वयंसेवकों के राष्ट्र के निर्माण के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, जो धैर्य और पेशेंस रखा, 100 साल का जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, वो कभी किसी की आलोचना नहीं की, कभी किसी हिंसा में नहीं पड़े, अपने राष्ट्र निर्माण में लगे रहे शाखा के माध्यम से, तो उसका स्वर मिल रहा है। आज वो संघ वटवृक्ष बन चुका है।